आज पढ़ते हैं व्यूज ऑफ मार्क्स एंड वेबर ऑन ब्यूरोक्रेसी। मतलब मार्क्स, कार्ल मार्क्स और वेबर क्या सोचते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, और उनका कंसेप्ट क्या था कि ब्यूरोक्रेसी जरूरी है समाज के लिए या नहीं, या क्या कमियां हैं ब्यूरोक्रेसी में। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। हर मंत्री को अपने अंडर आईएएस आईपीएस चाहिए ही, नहीं तो वो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पाएगा। कानून पास होना एक अलग बात है और कानून को इम्प्लीमेंट कराना एक अलग बात है। तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी क्यों जरूरी है? जैसे मार्क्स हमेशा क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, समाज में उग्रवाद की बात करते हैं, समाज को जगाते हैं, तो मार्क्स ने एक बार कहा था, स्टेट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड्स ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। मतलब अमीरों के हाथ में राज्य एक माध्यम है जिसके कारण राज्य अमीर शोषण करते हैं जनता का। तो इसमें एक तरीका है, एक तय है, जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं। ब्यूरोक्रेट ज्यादातर अमीर या पावरफुल लोगों के अंदर ही काम करते हैं। तो चलें देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी मार्क्स और वेबर की नजर में क्या है। द यूज ऑफ द टर्म ब्यूरोक्रेसी इज traced to Vincent de Goni in 1712 to 1759। सबसे पहली बार विंसेंट दे ग्रोने ने इस शब्द की उत्पत्ति की थी फ्रेंच सिविल सर्वेंट के लिए। किस लिए? फ्रेंच सिविल सर्वेंट के लिए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट, मतलब प्रशासनिक कंसेप्ट, एक शब्द से आया था जिसका नाम है ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या नाम है? ड्रॉइट, DROIT, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन। ये शब्द फ्रेंच है। क्या है? फ्रेंच। मतलब ये प्रशासन से जो कंसेप्ट है ये फ्रेंच कंसेप्ट है। ठीक है, आगे इन 1745 ही यूज्ड द टर्म ब्रूमेनिया, है ना। ब्यूरोक्रेसी की जगह क्या वर्ड यूज किया? ब्रूमेनिया, टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट दैट एग्जिस्टेड इन फ्रांस and was aligned with the red tapism, formalism, hierarchism and laziness। इन्होंने क्रिटिसाइज किया ब्यूरोक्रेसी को। क्या कहा? कि इसमें लेजीनेस भरा पड़ा है, मतलब आलस है। ये हायरकिज्म है, मतलब हायरार्की से चलता है, जहाँ पे मतलब अपनी मनमानी की जा रही है। आगे फॉर्मलिज्म, ये सिर्फ एक फॉर्मल रिलेशंस के लिए दिखाया जा रहा है। आप देखो, जब अमीर एक इंसान, सलमान खान जाते हैं थाने में बैठने, तो सलमान खान का थाने में बैठने का स्टाइल एकदम अलग होता है, और जब आम जनता जाती है थाने में बैठने तो बोलिए माई बाप, है ना, और वहां लगता है कि वही माई बाप है। तो मतलब ये ब्यूरोक्रेसी का जो एटीट्यूड है, ये जनता के लिए अलग, मतलब हैव नॉट्स के लिए अलग और हैव्स के लिए अलग। क्लियरली आप भी देख पाते हैं। आगे, बिफोर वेबर डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन 1920s, मतलब मैक्स वेबर ने 1920 में ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। उससे पहले द कंसेप्ट हैड बीन गिवन बाय द जॉर्ज विल्हेल्म, फ्रेडरिक हेगल एंड कार्ल मार्क्स। और भी लोगों ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की थी। अब देखते हैं हेगल ने क्या कहा। Hegel, in his concept of the idealist state, gave the theory of bureaucracy. However, he did not propound a well-structured concept of bureaucracy. उनकी जो थ्योरी थी वो उतनी ज्यादा प्रोपाउंडेड नहीं थी। मतलब उसमें उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए ये नहीं बोल पाए वो। आगे, for some it is broad as that of Weber, like Marx. Hegel's main concern was not bureaucracy as such, but he developed it in the large interest in the examining the nature of the state। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं कहा, उन्होंने राज्य के बारे में कहा कि राज्य से मंत्री नहीं चला सकता, इसलिए ब्यूरोक्रेट्स होना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे होगा और यह उनका फंक्शन क्या होगा, इस बारे में हेगल कुछ नहीं कह पाए। आगे, the state for Hegel in the last development in a series of rational social order, the other two being the family and the civil society. Once the society is produced, it is supposed to provide the grounds where the unconscious and particularly oriented activities become gradually self-conscious and public spirited। अगर राज्य बन गया है तो राज्य का काम वेलफेयर स्टेट का हो जाता है। क्या हो जाता है? वेलफेयर स्टेट क्या होता है? कल्याण।
आपको जो 1000 रुपये 500 रुपये मिल रहे हैं, है ना, कौन सा श्री, लक्ष्मी श्री, है ना, ये जो लक्ष्मी भंडार श्री ऐसा कुछ है ना, तो ये जो, तो ये किस पर्पज से दिया जा रहा है? कल्याण करने के, वेलफेयर स्टेट के लिए, है ना, वेलफेयर स्टेट के रूप में आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो दीदी ने तो इस बिल को किस दिन पास कर दिया होगा? तो क्या रोज हर महीने अकाउंट में बैठ के दीदी ऐसे एंटर मार के आपके पैसा भेजती होंगी? तो एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया गया है, उस पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट को दे दिया गया, और डिपार्टमेंट के अंदर भी नीचे डेलीगेट कर दिया गया है कि तुम्हारा काम है फलाने 5 तारीख को सबके अकाउंट में पैसा पहुंच जाना चाहिए, ऐसा वाला। फॉर हेगल, द प्रिंस, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द डिप्यूटीज ऑफ द स्टेट आर पॉलिटिकल एक्टर्स फॉर एक्सेलेंस। हेगल ने कहा कि राजा होता है, मतलब राजकुमार होता है, इनके अलावा ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और उनके अलावा डेप्यूटीज होते हैं। डेप्यूटीज मतलब एमएलए वगैरह टाइप, ठीक, ये मिलके सोसाइटी चलाते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी हेगल ने, जिसका नाम था फिलोसफी ऑफ राइट, 1921 में लिखा था। ही रेज्ड द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू एब्स्ट्रैक्ट हाइट्स और ट्रांसेंडिंग एंटिटी, अ माइंड अबव इंडिविजुअल माइंड्स। He defined it as a state formalism of civil society. उन्होंने कहा कि एक स्टेट फॉर्मलिज्म है, एक फॉर्मेलिटी होनी ही चाहिए जिसके कारण समाज चल पाता है। स्टेट पावर एज अ कॉर्पोरेशन, ये स्टेट कोई एक जन मिलके चला नहीं सकता। इतनी बड़ी राज्य को एक जन चला सकता है? तो उसके लिए एक कॉर्पोरेशन होना चाहिए। जैसे सफाई के लिए एक कॉर्पोरेशन होता है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, क्या वहाँ पे एक जन साफ करता है? बहुत सारे लोग मिलके अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। वैसे राज्य एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो बहुत सारे कई लोग मिलके चलाते हैं। अब देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा। मार्क्स का व्यू ब्यूरोक्रेसी को लेकर क्या था। We do not find an elaborative discussion on bureaucracy in writing of Karl Marx. हमें नहीं मिलता है कि कार्ल मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत कहा हो। In fact, he could not attempt a very systematic analysis of the state itself due to his preoccupation with the political economy. क्योंकि वो राजनीति के ऊपर ज्यादा बात कर रहे थे, इसलिए वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में ज्यादा बोल नहीं पाए हैं। However, his first lengthy piece of writing after his doctoral dissertation, namely Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने हेगल को क्रिटिसाइज किया। जिसमें उन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया? हेगल को। उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की। Is in a large part concerned with the state. In this work we find some very brief comments on bureaucracy. कुछ ब्रीफ कमेंट्स वो देते हैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। मार्क्स स्टडीड ब्यूरोक्रेसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट। वो किस कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी को? पूंजीवादियों के कंसेप्ट में पढ़ते हैं। एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव अपार्टस, अपार्टस मतलब औजार, हथियार, है ना, कि मतलब कैपिटलिस्ट समय में कैसे एक यूज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन को। जैसे आप हथरस की कहानी याद होगी, यूपी वाले जो घटना हुआ था। आप सोचे कि पुलिस वाला लाश जला देता है रात को 1 बजे। लाश किसको जलाना था? उसके परिवार को, लेकिन जला कौन रहा है? पुलिस जला रही है। पुलिस एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, तो आखिर पुलिस को इतनी किस बात की हाय तौबा है, मतलब वो लाश जलाने निकल पड़ा है। मतलब मार्क्स की नजर में ये वैसा ही है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कंट्रोल्ड। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कंट्रोल। क्या एक गरीब के कहने पे लाश जला देगा? मतलब कौन कह रहा होगा? कोई कैपिटलिस्ट कह रहा होगा ना, कोई बाहुबली पीछे छुपा है पर्दे के पीछे, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन अमीर लोग या पूंजीवादियों के हाथ में ज्यादा नाचती है। आगे, he deduced the notion of bureaucracy from the relationship that existed between the power holding institutions, primarily the state and the social groups subordinated to it. The significance of Marx's analysis of bureaucracy lies in the insistence of bureaucratic structure do not automatically reflect the prevailing social power relation, but pervert and disfigure them. उनको सही सिनेरियो में नहीं दिखाता है, ब्यूरोक्रेट्स को सही सिनेरियो में नहीं दिखाता है। हम बहुत कम ही ऐसे IAS IPS देखते हैं जो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं और वो किसी गलत काम में सम्मिलित नहीं होते।
ब्यूरोक्रेसी इज द इमेज ऑफ प्रिवेलिंग सोशल पावर। माना जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स क्या एंजॉय करता है, सोशल पावर एंजॉय करता है, ठीक है, और वो जैसा चलाना चाहता है चलाता है। आगे अब देखते हैं वेबर ने क्या कहा। वेबर ने ही ब्यूरोक्रेसी के बारे में ज्यादा बात की है। इट गोज टू द क्रेडिट ऑफ मैक्स वेबर, अ जर्मन हिस्टोरियन। ये एक जर्मन के हिस्टोरियन है एंड सोशोलॉजिस्ट, टू गिव अ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इट इज हिज थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी विच सेट फाउंडेशन फॉर मेनी सब्सिक्वेंट वर्क ऑन द सब्जेक्ट। उन्होंने बहुत सारी बात की ब्यूरोक्रेसी के बारे में। Max Weber was the first one to talk about bureaucracy as big improvement over the administration. उन्होंने कहा कि प्रशासन चलाना है तो ब्यूरोक्रेट्स मौजूद होने ही चाहिए। जैसे अगर मान लो हम एक बड़ा जूता का दुकान खोल लें, खादिम जैसा, और हम मालिक और हम सेठ जी बैठ के बेच लेंगे सामान अकेले? क्यों? वर्कर तो चाहिए। बिना वर्कर के वो बेच ही नहीं पाएंगे। अगर 15 ग्राहक एक साथ आ गए तो सेठ जी कहाँ कहाँ घूमेंगे, किसको जूता पहनाएंगे सेठ जी, है कि नहीं? तो मतलब इतना बड़ा जो स्टेट बना है उसको चलाने के लिए लोग भी होने चाहिए, प्रशासन संभालने के लिए, है ना। तो ये जो सेठ जी बैठे रहते हैं खादिम्स में, जो सिर्फ पैसा गिनते हैं, जिनका वो दुकान है, वो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। कौन है? और जो वो 7 नंबर का जूता फेंको, है ना, मैडम को 9 नंबर का जूता दिखाया जाए, ये कर रहा है वो मतलब जो सिर्फ बोल रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, ब्यूरोक्रेट्स। और जो फेंक रहा है और पहना रहा है पैर में, वो है सबऑर्डिनेट्स। सबसे नीचे लेवल पे वो काम कर रहे हैं, और इस हिसाब से समाज का काम होता है। He provided a profound account of the nature of bureaucracy and the forms of bureaucratic organization and thinking. उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक कैसे काम करेगा इसके ऊपर अपनी थिंकिंग भी दी और प्रोसीजर भी बताया। He described bureaucracy as one of the most rational and efficient means to organize authority. उन्होंने ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी सबसे ज़्यादा इफिशिएंट होती है, मतलब काम करने में दक्ष होता है। आप देखें IAS IPS बनने में कितनी मुश्किलें हैं। ऐसा तो नहीं है कि बैठे और पास हो गए, क्लास 10 का एग्जाम नहीं है ना, इतना आसान नहीं है। वेबर प्रेजेंटेड हिज आइडियाज ऑन ब्यूरोक्रेसी विद इन द ब्रॉडर फॉर्मुलेशन ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। इट इज इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी। उन्होंने पावर और अथॉरिटी को एक्सप्लेन किया और समझाया कि क्या पावर में आएगा और क्या अथॉरिटी में आएगा। जैसे मान लो मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हूं, सस्पेंडेड, है ना, तो अथॉरिटी है या पावर? पावर। अब जो मैं लोगों पे जो धौस दिखा रहा हूं वो पावर है पुरानी गद्दी का, है ना। लेकिन अगर मैं एग्जिस्टिंग डीएम हूं, तो मेरे पास अथॉरिटी है, सैंक्शन है, वो क्लियर है। जैसे भारत में कितने जिले हैं? भारत में पूरे भारत में कितने जिले हैं? लगभग 750 जिले हैं। कितने? 750 जिले हैं पूरे भारत में, ठीक है। तो हमको उतने ही IAS चाहिए, ये तो क्लियर है। मतलब हमको इतने IAS चाहिए ही चाहिए। तो ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो समाज से बने रहते हैं। हाँ, जो पहले से बने हुए वो अलग बात है। हर साल सीट खाली भी तो होगी, हर साल खाली होगी। हाँ, रिटायर होंगे, कुछ ना कुछ तो रिटायर, हाँ, तो कुछ ना कुछ रिटायर्ड होंगे, तो उनकी भर्ती भी तो होती है। और उनकी भर्ती के अलावा जो सेक्रेटरी का पद है, मुख्यमंत्री को सेक्रेटरी चाहिए, अलग अलग पदों पे भी तो नियुक्त होते हैं वो। बहुत सारा पद है, कई सारे पद है। यूपीएससी तो एग्जाम का नाम है ना, पद तो विभिन्न है। हम तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बात की है। डिस्ट्रिक्ट 700 या 758 है, 758 के आसपास, ठीक। तो इतने चाहिए।
डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, तब वो प्रशासन चल पाता है। हम तो सिर्फ मंत्री चुनने में, एमएलए और एमपी चुनने में ही परेशान रहते हैं, ठीक है। According to him, if the individual on whom the power is exercised deem it proper or appropriate, it becomes legitimate and takes in the authority. While taking of authority system waiver on the basis of its claims, classified authority as traditional authority, charismatic authority and legal rational authority. ठीक है, ये इन प्रकार की अथॉरिटी की बात करते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी के ऊपर पहले ही एक वीडियो बन चुका है, जिसका क्या नाम था? अच्छा, जिसका नाम अथॉरिटी एक टॉपिक है, मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से पढ़ाया गया है, वो देख लें तो ज्यादा क्लियर होगा। A systematic division of labor and specialization of task is one of the fundamental feature of bureaucracy. Systematic division of labor, काम क्या होना चाहिए? बटा होना चाहिए, तो काम बटा हुआ है। हवलदार का काम अलग, इंस्पेक्टर का काम अलग, सबका काम अलग। जैसे एक पंचायत में प्रधान का काम अलग, पंचायत के मेंबरों का काम अलग, बीडीओ का काम अलग बटा हुआ है। एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, जो काम कर सकता है उसको वही काम देना। हवलदार इसीलिए हवलदार है क्योंकि वो इंस्पेक्टर के लायक नहीं है। जब तक वो लायक नहीं बनता तब तक उसको इंस्पेक्टर की गद्दी नहीं दी जाएगी। टू अचीव इट, प्रिसाइज डिटेल्ड डिफिनेशन ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पोजीशन ऑफ ऑफिस इज ड्रॉन आउट। हर पोजीशन का, हर एक पोस्ट का एक क्वालिफिकेशन बनाया गया है कि किसको वो क्वालिफाइड करेगा तब उसको उस गद्दी पे बिठाया जाएगा। ड्रॉन आउट मतलब तैयार किया गया है, नियम बना के रखा गया है कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आप में क्या खूबियां होनी चाहिए, तभी आप बनेंगे। इट कंस्टिट्यूट्स अ स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसी क्या होता है? कॉम्पिटेंसी अयोग्य, न सॉरी योग्य। कॉम्पिटेंस मतलब योग्य, आप अगर उस पद के लिए योग्य हैं या नहीं, ठीक है। अगर मान लो हमको आज कोई इस स्टेज पे वकील के बोले कि अब बाबू तुम वकील नहीं, तुमको जज बनना चाहिए, और कल हमको शपथ समारोह हो, मैं अमित सिंह, ठीक, और मैं जज बन जाऊं, ठीक। जज तो मैं बन गया हूँ, जज तो मैं बन गया हूँ। अरे भूलने का अपना छोड़ो, पहले आगे का सिचुएशन समझो। मैं जज बन गया हूँ, ये जज की गद्दी है। आया, बैठा, अर्दाली पीछे खींच दिया और हम बैठ गए। ओके, स्टार्ट। कॉल द लिस्ट। आइटम नंबर 1, ठीक। आइटम नंबर 1 आया, जिसका इशू है कि मतलब टेंडर दिया गया था, किसी कंपनी में टेंडर इशू किया गया था, 4 कंपनियों ने उसमें फॉर्म भरा था, किसी एक का रिजेक्ट हो गया था। तो ये जो जज साहब हैं आज तक ऐसा मामला कभी किए ही तो पकड़ो बैठा। जज साहब बोल रहे हैं कला नहीं वाला, ठीक। अगला वाला है तो ठीक। अब अलग अलग अगर टॉपिक आ जाएंगे तो यहाँ का ये जज साहब तो खुश। क्यों खुश? क्योंकि जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मेरे पास है नहीं। वो एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद होना चाहिए। जैसे कोई जज एक दिन में 50 केसेस सुन लेते हैं, ऑर्डर लिख देते हैं, वो भी ओपन कोर्ट में, एकदम डिक्टेशन के साथ, ठीक है, एकदम ओपन कोर्ट में। तो भैया वो उस इंसान का 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है। इसीलिए हर पद पे एक कॉम्पिटेंस लेवल बनाया गया है। अगर आप उस क्वालिटी में आते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तभी आपको वो पद मिले। अब समझा पाया? तो ये कहा वेबर ने कि सबका एक कॉम्पिटेंस लेवल तैयार किया गया है, ठीक। जैसे मेरे जो सीनियर हैं वो 46 इयर्स के हैं, तो वो जज बनेंगे तो अलग बात, लेकिन हम जज बन जाए तो एकदम छीछा लेदर कर देगा हम, ठीक। पूरा कोर्ट का माल खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि हम संभाल नहीं पाएगा। सामने सोचो ये इंसान जो खड़ा है ये 50 साल का है, वो जो इंसान है उसके पास 45 साल का एक्सपीरियंस है, और मेरा काम है दोनों को सुन के फैसला करना।
कितना कठिन होगा मेरे लिए। मतलब सर ज्यादातर एज वाला ही जज बनता है। एक्सपीरियंस, नहीं तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? योग्यता है ही नहीं न्याय करने की। टॉपिक तो समझ में नहीं आ रहा, न्याय तो मतलब दूर की बात है। ठीक, तो टॉपिक समझने के लिए पहले आपको उसके बारे में एकस्टम्ड होना होगा, एक्सपीरियंस्ड होना होगा। तो ये कहा उन्होंने आगे, हाँ, ये विद द यूज बीइंग सब्जेक्ट टू डिफाइंड कंडीशंस, मतलब कंडीशंस लिखे हुए हैं कि अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो हवलदार, ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो इंस्पेक्टर, ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। ठीक है सर, सारे प्री रिक्विजिट्स बनाए गए हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हो वो सही से काम करे। तो आप देखो कि हेगल और मार्क्स ने इतना कुछ एलोबरेटली बताया नहीं, लेकिन वेबर बता रहे हैं, इसलिए वेबर का कंसेप्ट ब्यूरोक्रेसी में ज्यादा जरूरी है। अ यूनिट ऑफ एक्सरसाइजिंग अथॉरिटी विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन दिस वे विल बी कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन। इसको क्या कहा जाएगा? वो ऑर्गन है, वही काम कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव। आगे कहा ये सिस्टम हायरार्कियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हायरार्कियल। हायरार्कियल होना बहुत जरूरी है। मान लो कि एक थाना है, थाने में सबका सब इंस्पेक्टर, कोई डीजीपी आईजी ये वाला कंसेप्ट ही उठा दिया गया समाज से। पुलिस मतलब इंस्पेक्टर, सभी चारों तरफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। तो कौन किसको जवाब देगा और कौन किसको फोर्स करेगा काम करने के लिए? हो पाएगा? चलेगा सिस्टम? जैसे एक एग्जांपल समझे, क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत मॉनिटर से डरते हैं। क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत मॉनिटर से डरते हैं। क्यों सर? पंख है उसका, उसको अथॉरिटी दिया गया है। किसने दिया है? टीचर ने दिया है। वो बोलता है चुप हो जाओ, तो हम लोग चुप हो जाते हैं। अब ये बगल वाला जो मेरा दोस्त है ये बोलेगा चुप हो जाओ, तुम बड़का पंडित बन रहे तो, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम दोनों क्या है? बराबर। लेकिन हायरार्कियल रूप में मॉनिटर हमसे ऊपर है, इसलिए वो चलाता है और हम सुनते हैं उसका। समझ में आ रहा है? मतलब सिस्टम हायरार्कियल होना ही चाहिए। घरों में देखो, पापा क्योंकि पैसा ला रहे हैं, उसके बाद मम्मी क्योंकि खाना दे रही हैं, और हम लोगों को धनिया पुदीना के लिए रखा गया है ना? जो घटेगा वो तुम लोग लेके आना, है ना? तो पावर ऐसे बटा हुआ है। और अगर दादाजी हैं घर में अगर, तो पापा से भी ऊपर, भले वो कुछ नहीं कमाते हैं, वो 70 साल के हो चुके हैं, कमाना उमाना उनका बंद हो चुका है, वो दिन भर घर में बैठ के टीवी देखते हैं, लेकिन फरमाइश ऑर्डर वो दे सकते हैं। ये हायरार्कियल सिस्टम है। तभी वो घर चल पाएगा, तभी वो क्लास चल पाएगा। सब अगर बराबर हो जाएगा, मान लो मॉनिटर का सिस्टम खत्म, कौन चुप कराएगा किसको? पता ही नहीं। चिड़ियाघर हो जाएगा। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में भी हायरार्की होनी ही चाहिए, तभी प्रशासन ठीक से काम करेगा। सब इंस्पेक्टर होगा तो बोलेगा तू भी इंस्पेक्टर है, तू भी इंस्पेक्टर है, हमको आंख दिखाता है, ठीक। लेकिन अगर वो ऊपर वाला होगा तब थोड़ा डरेगा, तब सोचेगा कि ऊपर रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, ओके। आगे, द हायरार्कियल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अनदर बेसिक फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। According to Weber, bureaucracy is organized according to rational principle and is characterized by rational and impersonal regulation of inferior-superior relationship. कैसे तैयार किया जाता है इनको? Inferior-superior relationship के अनुसार, मतलब एक जन नीचे है और एक जन ऊपर है। ये सिस्टम होना ही चाहिए अगर चलाना है तो। And is personal, and the legitimization of authority is based on the belief, is the sacredness of the tradition. इसको सैंक्टिटी भी मिलती है। जैसे पुलिस एक्ट है, जैसे क्या है? पुलिस एक्ट, सेंट्रल रेगुलेशन पास किया गया है संसद से, जिसमें कहा गया है कि पुलिस कोई भी पार्टीबाजी कर नहीं सकता, कौन से पुलिस का कितना पावर है, कौन से पद का कितना पावर है, ये सब कुछ डिस्क्राइब्ड है। क्लियर है?
तो लीगल सैंक्शन के अनुसार दिया गया। नीचे आए देखें, ऑन द अदर हैंड द लेजिटिमेसी, उसी पैरा में है, ऑन द अदर हैंड लेजिटिमेसी ऑफ bureaucratic authority lie in the belief of the correctness of the process by which administrative rules were enacted। एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स मतलब एक पुलिस वाला कैसे काम करेगा और कितने दूर तक उसका पावर है, ये एक्सप्लेन्ड रहता है। जैसे मॉनिटर का क्या ये पावर है कि वो डंडे से पीटेगा? क्यों? ये पावर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका पद इतना ऊंचा नहीं है। क्योंकि टीचर इंचार्ज ने, हमारे क्लास के टीचर इंचार्ज ने उसको ये पावर दिया। क्या बोला है? तुम सिर्फ उनका नाम लिख के रखोगे, बस। तुम क्या करना? सिर्फ बोर्ड में नाम लिख के रखना। इतना बदमाशी किया उसका स्टार भी लगा देना। हाँ, और डबल स्टार 2 बार करो। ठीक है, बहुत बदमाशी किया। तो नाम, तो यहाँ पे पावर कन्फाइंड है कि आपका पावर कितना है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल। द लॉयलिटी ऑफ द पीपल, मॉनिटर इसका कोई काम ही नहीं रहता था, घूरते रहती थी और सबको एक साथ था ही क्या शासन करेंगे, सब काम। द लॉयलिटी ऑफ द पीपल in the bureaucrats is based upon the superior position of the post and in the impersonal order. The offices are ranked in the hierarchical order. हर ऑफिस हायरार्कियल में बनाया गया है ना? जैसे लाल बाजार ऊपर है या बरतला थाना? लाल बाजार है ना? ऑब्वियसली समझ ले कि इसी क्रम में तैयार किया गया हर ऑफिस और पद। एंड ऑफिशियल आर सेट फॉर करियर विद इन दिस हायरार्कियल ऑर्डर ऑफ द पब्लिक सर्विस, और इस हिसाब से आगे बढ़ाया जाता है। अगला नेक्स्ट पैरा, वेबर एम्फेसिसाइज्ड, वेबर ने और जोर दिया, द अपॉइंटमेंट ऑफ बाय सुपीरियर अथॉरिटी एंड कंसिडर्ड इट एज एन एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी सुपीरियर होना ही चाहिए। अगर थाने में इंस्पेक्टर ना हो, ऑफिसर इंचार्ज ना हो, सिर्फ हवलदार हो, मान लो आज सारे इंस्पेक्टर छुट्टी पे हैं और ऑफिसर इंचार्ज भी छुट्टी पे हैं, तो थाना का माहौल कैसा होगा? सब हवलदार है ना? ऐसा कोई ऑर्डर देने वाला नहीं रहेगा, तो ये होना चाहिए। इट कॉन्ट्रास्ट टू द इलेक्टेड ऑफिशियल्स एंड अपॉइंटेड ऑफिशियल्स फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। वो कहते हैं 2 लोग होने चाहिए प्रशासन चलाने के लिए, एक इलेक्टेड ऑफिशियल्स मतलब हमारे नेता, और एक अपॉइंटेड ऑफिशियल्स मतलब हमारे IAS IPS, ये अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं हर जगह पे। फंक्शन इज मोर एग्जैक्ट manner because his selection and promotion in his career depend purely upon his functional capabilities। प्रमोशन भी मिलता है पुलिस में, मिलता है किस चीज पे? उनके फंक्शनल एक्टिविटीज पे, वो कैसा काम करते हैं उस पे। आप बताएं कोई एक दरवान स्कूल का प्रिंसिपल क्यों नहीं बन जाता है? कैपेबिलिटीज नहीं है, क्वालिटीज नहीं है, काम तो वो भी कर रहा है, सीनियर तो वो भी हो रहा है। जिस दिन आया था दरवान तो मेरे जैसा दिखता था, जब रिटायर होने के बाद वो अपनी फील्ड में सुपरवाइजर बन सकता है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं बन सकता, क्वालिफिकेशन नहीं है। तो देखो ऐसे डिटरमाइन कर दिया वेबर ने। वेबर कहने लगे कि कैसे, देखो सबको आगे बढ़ने की ये चाह है। जैसे वकील जज के रूप में जा सकता है ना? लेकिन वकील खुद कैसे डेवलप करता है? वकील जैसे आज एक केस के लिए थोड़े पैसे में काम कर रहा था, जब उसको एक्सपीरियंस आ जाता है और दक्षता हो जाती है उसकी, बढ़ जाता है। ठीक है सर, ऐसे हर फील्ड में प्रमोशन का प्रावधान है और वो आपके फंक्शनल ड्यूटीज पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। A bureaucrat gets his salary based on the status rather than productivity or performance। एक हवलदार अगर इंस्पेक्टर का भी काम करे तो क्या इंस्पेक्टर की सैलरी उसको मिलेगी? उसको कौन सी सैलरी मिलेगी? हवलदार वाली सैलरी मिलेगी। अगर इंस्पेक्टर हवलदार से भी खराब काम करता है लेकिन फिर भी उसको सैलरी इंस्पेक्टर की मिलेगी, क्योंकि सैलरी स्टेटस के अनुसार दिया जाता है जो जिस पद पे गया है। बट यूजुअली प्रमोशन विद इन द ब्यूरोक्रेसी आर बेस्ड अपॉन द सीनियरिटी एज वेल एज अचीवमेंट। ब्यूरोक्रेसी में
प्रमोशन कैसे मिलता है? सीनियरिटी पे मिलता है। किस पे? कौन कितना सीनियर है इसके ऊपर, और उनका क्या अचीवमेंट है इसके ऊपर। देयर इज अ क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन है जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और प्राइवेट चीजें क्या होती हैं बता दी गई है। मतलब आप अपना खुद का एक फैसला लेते हैं, वो पब्लिक में नहीं आता है, वो पब्लिक फील्ड में नहीं आता है। अब भैया ये जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की? ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की कोई जरूरत है? नहीं होगा तो नहीं चलेगा समाज। सर नहीं चलेगा। जो बैठे हैं सीएम के पद पे, उनके पास उतना नॉलेज नहीं है जो खुद चला पाए। और नॉलेज होगा भी तो उतना सारा नहीं चला वो पाएगा। लोड नहीं कर ले पाएंगे। सिस्टमैटिक बनाना है। ठीक, आप देखिए भारत में जब अंग्रेज आए थे तो कम नंबर्स में थे, वो तो 5-10 हजार थे। तो शासन कैसे कर लिया 200 साल? हमारे ही लोगों को तो हमारे लोगों का तुमको नौकरी देंगे, तुमको पुलिस बनना है, हवलदार, इंस्पेक्टर, आईसीएस पास कर लो, है ना। हमारे ही लोगों को ब्यूरोक्रेसी में शामिल किया गया और उनके जरिए ही हम पे शासन किया गया। जैसे टैक्स कलेक्शन कौन करता है? इनकम टैक्स ऑफिसर, राइट। तो ब्यूरोक्रेसी में ही तो आएगा, वो किस में आएगा? ब्यूरोक्रेट्स में आएगा। तो टैक्स कलेक्शन मोदी जी जाएंगे पूरे 135 करोड़ के पास, लाओ टैक्स रख दो इसमें, ऐसा है? नहीं है। इसीलिए एक एजेंसी बनाई गई है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया, और उस डिपार्टमेंट में डेलीगेटेड ऑफिसर्स हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उनका काम है टैक्स कलेक्शन देखना। टैक्स इवेशन अगर कोई करे, मतलब टैक्स चोरी अगर कोई करे, तो उसको पनिशमेंट, उसको कोर्ट तक कौन पहुंचाएगा? पुलिस ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर? इनकम टैक्स ऑफिसर पुलिस ऑफिसर की मदद से उसको कोर्ट तक ले जाएगा। ठीक है सर। तो जरूरी है, क्या क्या कारण है कि ब्यूरोक्रेसी सिस्टम में होना चाहिए। द क्रिएशन ऑफ मनी इकोनॉमी। मनी इकोनॉमी बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है समाज को चलने के लिए। द इमरजेंस ऑफ मनी इकोनॉमी वॉज अ मेजर फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रैशनल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा तो पैसे का भी लेन देन होना बहुत जरूरी है। जैसे ये IAS, IPS, इनको डायरेक्ट हम तो अपने जेब से पैसा दे नहीं रहे हैं। 758 जिला है ना, तो 758 जिले का जिला मजिस्ट्रेट है, उनका SDO है, BDO है, सबको पैसा मिलने वाला है। तो आएगा कहाँ से? जनता से लिया जाएगा, तो लेके कोई तो कलेक्ट करेगा। ये वाला काम भी तो सोचा गया, तो ये काम भी लगाया गया। ठीक है, जहाँ मनी इकोनॉमी तैयार की जाएगी। Weber states that while capitalism and bureaucracy have arisen from many different historical sources, कैपिटलिज्म भी तैयार हुआ है और ब्यूरोक्रेसी भी तैयार हुई है। जहां लोग अमीर होने लगते हैं, कल को अगर हम बहुत अमीर हो गए सपोज, तो मतलब अब कौन जाएगा खन्ना पढ़ाने? गौतम तुम पढ़ा, फ्री हो गया, तुम पढ़ाओगे तो तुम संभाल लो। ठीक है सर। तो जहां कैपिटलिज्म बढ़ता है वहां ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ती है। अंग्रेज अमीर थे हमसे, इसलिए वो हमको नौकरी देना शुरू किए थे। पहले जब नौकरी शुरू करने किए होंगे तब थोड़ी टैक्स कलेक्ट करके उनको सैलरी देते होंगे। पहले अपने फंड से सैलरी दिया और बाद में जनता से वसूलो, काम पकड़ा दिया। क्लियर? तो कैपिटलिज्म बढ़ता गया, ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ती गई। तो वेबर ऐसा कहते हैं कि कैपिटलिज्म के साथ ही ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट आया था। जैसे मान लो मैं मनी लेंडर हूँ, क्या हूँ? मनी लेंडर, बहुत पैसा मेरे पास। अब ये जितने लोग जनता दिखती है, कितना पैसा चाहिए? दे दिए, सबको दे दिए। और अब हम जाके मांगेगा? हम एक ऑर्गेनाइजेशन रखा है जिसमें सब एकदम मोटू पहलवान रखा है। ठीक, अब तो जो नहीं दे रहा है लेना हो गया। तो देखिए कैपिटलिज्म बढ़ता गया। ये भी तो एक फॉर्म का ब्यूरोक्रेसी है, इलीगल फॉर्म है, लेकिन ये भी तो एक ब्यूरोक्रेसी है जो वो उगाही करने का काम कर रहा है। क्लियर है? सरकार भी तो ऐसे ही काम कराती है। सरकार भी तो
ऐसे ही काम करती है, बस इनको इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम दे दिए। हम करेगा तो गलत, इलीगल हो जाएगा। लीगल कर दिया इसको। हाँ, सरकार ने लीगल कर दिया है, सिंपल सी बात है। They are today independent. Capitalism is the most rational economic basis for the bureaucratic dominion. Capitalism ज्यादा rational है। rational मतलब जिसके पास तर्क है ना। जनता से टैक्स कलेक्ट किया, जो लोग कलेक्ट कर रहे हैं उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। जो एम्प्लॉय सरकार के लिए काम कर रहा है, पब्लिक सर्वेंट है, उनको भी तो पैसे मिलने चाहिए। तो उसी से पैसे से उनको सैलरी भी दिया जाता है। ये कंसेप्ट कैपिटलिस्ट है। ये कंसेप्ट क्या है? सोशलिस्ट कंसेप्ट है क्या ये? सोशलिस्ट कंसेप्ट तो वेलफेयर में बिलीव करता है, लेकिन ये पहले पैसा उठाओ, फिर जिसने उठाया है उसको भी कुछ दिया जाए। Since it supplies the necessary monetary resources for the payment of officials, thus the bureaucracy presupposes monetary economy for its continued existence. अगर पैसा नहीं रहेगा तो ब्यूरोक्रेसी रहेगी। अगर 4 महीने तक 758 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को सैलरी ना दिया जाए, करेगा ये लोग देशभक्ति के नाम पे काम? हाँ, भाग जाएगा, कल ही भाग जाएगा। बोलेगा हम किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करेंगे, नहीं करेगा। ये सरकार के पास पैसा ऐसा नहीं देता है, पैसा ऐसा नहीं देता है लोग। ठीक, तो ये जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है इस पैसे के कारण ही चल रही है, ऐसा कहा वेबर ने। For instance, in Egypt, Rome and China, but a payment in kind could not ensure dependable revenues for the bureaucrats. Payment in kind नहीं चल सकता। जैसे मान लो मेरा 10,000 का टैक्स बनता है, कितना? हम बोला देखो मेरे पास 4 बोरी गेहूं बैठा है, ले जाओ। इनकम टैक्स ऑफिसर को कहा कि देखो हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जो मेरा गेहूं है ये ले जाओ काइंड में। तो अगर मान लो भारत की सारी जनसंख्या ऐसी कहे मेरा पास चावल है, मेरे पास टमाटर है, ले जाओ, तो कैसे ब्यूरोक्रेट्स को पैसा कैसे दिए जाएंगे? चावल दाल। अरे बेच के तो खरीदेगा कौन? मेरे पास ये पड़े हुए तभी ना दे रहे हैं हम। यस सर, ये तो हम तुमको मनी दे देते हैं। हम तो मनी दे देते हैं, तो खरीदेगा कौन? इसीलिए काइंड में नहीं चलेगा, ओनली मनी। ठीक, आप मान लें हमको बोले मंथली, जिस दिन पैसा लगे मंथ के दिन, सर ये जो मेरे घर में पनीर है सर ले लीजिए आप। ठीक, 300 ग्राम पनीर है और फीस से माइनस। वो भी अपना घर लेके चला जाएगा, अपना बेबी को बोलेगा ले आज पनीर लेकर। तो यही हिसाब से अपना ये टीवी का बिल कैसे देगा? गैस को क्या देगा? गैस के बदले हम क्या बोलेगा? जो पनीर पाया था ये लो पनीर गैस दो। ऐसा तो नहीं चल सकता ना सर। चाहिए क्या? बार्टर सिस्टम। हाँ, बार्टर सिस्टम नहीं चल सकता। बन के आएंगे तो चलेगा। तो ब्यूरोक्रेसी बार्टर सिस्टम पे नहीं चल सकता, इकोनॉमी पे चलेगा, पैसे होने चाहिए। Hence the practice was to reward them by grant of land or collection of tax revenue from the given territories. तो पहले क्या होता था, जब अंग्रेज थे और कोई ये टैक्स कलेक्ट करके लाता था तो उसको जमीन का पट्टा ही दे देती थी अंग्रेजी सरकार। क्या दे देती थी कि 100% तुम वसूलना टैक्स, उसमें से 60% हमको दे देना, 40 तुम्हारा। हो गया, इजी है ना। आगे तो ये कारण था, मतलब टैक्स सिस्टम के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए ब्यूरोक्रेट्स होने ही चाहिए थे। क्लियर है? पहला रीजन। दूसरा, द इमरजेंस ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। धीरे धीरे कैपिटलिस्ट सिस्टम बढ़ रहा है। मैंने बोला मैं अगर मनी लेंडर हूं तो मैं अपने अंदर चंटू वंटू तो रखूंगा ही। अगर ये चंटू वंटू नहीं रखूंगा तो मेरा मनी लेंडिंग का बिजनेस बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जितना बढ़ता है ब्यूरोक्रेसी भी बढ़ती है। द सिस्टम ऑफ फ्री एंटरप्राइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म फोस्टर्ड ब्यूरोक्रेसी। It created those needs which only bureaucratic organization could satisfy. Bureaucracy could satisfy. The growth of capitalism required and even encouraged a strong and orderly government based on a bureaucratic organization in its own interest. ये वही था
आगे, द मोर एनकम्पासिंग ट्रेड टुवर्ड्स रैशनलिज्म इन द वेस्टर्न सोसाइटीज। वेस्टर्न सोसाइटीज में ये कंसेप्ट ज्यादा प्रेवलेंट था पहले ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का। दिस ट्रेंड फाउंड एन एक्सप्रेशन इन जनरल डिसएंचमेंट एंड डिसमेफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड इन अ मोर इफेक्टिव एडेप्टेशन of means to end and more systematic organization of reality. For Weber, the Protestant ethic was the basic of spirit of capitalism and which was called the rational investment of time and efforts to maximize the profit and achievements. मतलब इन्हें एक साधन के तरह काम किया जा रहा था, समाज में एक माध्यम के रूप में ब्यूरोक्रेट्स को तैयार किया जा रहा था ताकि कैपिटलिस्ट को कोई दिक्कत ना आए। इसकी बहुत सारी बुराइयां भी की गई।